हाँ आ गए, एक मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं सेबी के साथ। सबसे पहले सेबी में हमने क्या देखा था, सेबी एक 1992 ऑल ओवर द इंडिया एप्लीकेबल है, जिसका शॉर्ट टाइटल सेबी एक्ट है। कमेंसमेंट होता है 31 जनवरी 1992 से। सेबी क्यों आया, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी मार्केट, इन सबको क्या करना था, रेगुलेट करना था। रेगुलेट करने के लिए कोई तो एक बॉडी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं यहाँ पे बोर्ड। तो यहाँ पे ये जो बोर्ड है, बोर्ड एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसका परपेचुअल सक्सेशन था, कॉमन सील, ये केस कर भी सकता है, इस पे केस हो भी सकता है, सेल डिस्पोज कर सकता है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, और हेड ऑफिस कंपलसरी इसका मुंबई में। इसके अलावा कोई भी ऑफिस होंगे तो किसी भी प्लेस पे इंडिया में क्या कर सकते हो, सिचुएट कर सकते हो। टेन्योर की बात करें तो चेयरमैन हो या फिर बोर्ड के मेंबर्स हो, बोर्ड के मेंबर्स हो या फिर चेयरमैन हो, तो इसे अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करता है। अब अगर किसी को क्या करना है, आपको रिमूव करना है, अगर आप किसी को रिमूव करना चाहते हो तो या तो 3 महीने पहले उसको रिटर्न नोटिस दो, या फिर आप क्या करो, 3 महीने की सैलरी अलाउंस उसको क्या करनी होगी, दे के रखनी पड़ेगी। सामने वाला अगर खुद रिजाइन करना चाहता है, 3 महीने पहले रिटर्न नोटिस क्या होगा उसका, उसको देना पड़ेगा। और चाहे चेयरपर्सन हो या फिर आपका कोई मेंबर हो, अगर वो फुल टाइम चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर है, तो मैक्सिमम एज 65 होगी और 5 साल का टेन्योर उनका होता है। लेकिन पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम में भी टेन्योर तो 5 इयर्स है, लेकिन यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं होती है। लॉजिक ये बताया था कि भाई 70 के ऊपर भी कोई इंसान हो, 65 के ऊपर भी हो, तो 2-3 घंटे तो आ ही सकता है, ऐसा मान के पार्ट टाइम अलाउ किया है। पर फुल टाइम के लिए तो हमें 65 के अबाव नहीं चाहिए। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, लेकिन जहां मैक्सिमम एज लिमिट है तो हमने देखा था कि वहां पे मैक्सिमम एज लिमिट को बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अब बोर्ड है तो बोर्ड में कौन कौन होता है, बोर्ड में चेयरमैन होता है, बोर्ड में 2 ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, एक आरबीआई का होता है, और 5 मेंबर्स जो होते हैं, जिसमें से कम 3 मेंबर होल टाइम मेंबर होना कंपलसरी है। तो ये कुछ और नहीं, कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड है। तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में चेयरपर्सन होता है, फिर उसके बाद 2 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक आरबीआई का, और बाकी के 5 लोग जो होते हैं, जिसमें से एक होल टाइम मेंबर, 3 होल टाइम मेंबर तो होने ही चाहिए, ज्यादा होंगे चलेगा। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था अगर मैम बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट का डिफेक्ट हो, कोई वैकेंसी हो या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट हो, तो इससे कभी भी बोर्ड की प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट नहीं होती है। देन आता है रिमूवल ऑफ द मेंबर। किन ग्राउंड्स पे किसी मेंबर को रिमूव किया जा सकता है, जिसके लिए हम 3 महीने पहले नोटिस देते हैं या सैलरी अलाउंस देते हैं। तो बोलते जनरली जब आप कर रहे हो तो 3 महीने का नोटिस या सैलरी अलाउंस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ग्राउंड आपका इंसॉल्वेंसी है, लेकिन अगर अनसाउंड माइंड है, या फिर कन्विक्ट है, कोई भी मॉरल टर्पिट्यूड भाई साहब ने कर रखा है, या फिर इस तरह से अपनी पोजीशन को अब्यूज किया, तो उनको 3 महीने का नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ना सैलरी वैलरी देने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी ही इज डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, उनके एक्ट जो है सही चल ही नहीं रहे। तो इन केसेस में 3 मंथ्स वाली चीजें नहीं होती है। बट हाँ, इन जनरल आप रिमूव कर रहे हो तो भाई उनको एक बार बता तो दो कि आपको निकाला जा रहा है, अपना नया इंतजाम कर लेना। फिर ये जो बोर्ड की मीटिंग है, बोर्ड की उतनी मीटिंग होगी जितना एज में बी फिट होगा, जितना सही लगता है उतनी मीटिंग की जाएगी। लेकिन मीटिंग में वो डायरेक्टर्स नहीं आएंगे जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, मतलब कहीं से भी वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं, तो आप डिस्क्लोज करो वो चीजें कि ये सर्कमस्टेंस हो चुका है, हम इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं, और आप फिर मीटिंग में नहीं आ सकते हो। ये भी हमने देख लिया था। फिर हमने क्या देखा था कि मेजर्स एंड फंक्शंस क्या है सेबी के, तो मैंने कहा था कि ये ऑलरेडी अलग अलग पॉइंट्स है जिसको कॉमा करके लिख के रखा है। ये 4 चीजें करता है, कुछ जगह पे रेगुलेशन करेगा, कुछ चीजों को प्रमोट करेगा, कुछ चीजों को प्रोहिबिट करेगा, तो कुछ चीजों को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये बिजनेस जो है उसको रेगुलेट करता है, टेक ओवर्स को रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर की एजुकेशन, सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करता है। प्रोहिबिट करेगा जो सही नहीं है, फ्रॉडलेंट चीजें, अनफेयर चीजें, इनसाइडर ट्रेडिंग, सब प्रोहिबिट करेगा। इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी करेगा, पेनाल्टी लगानी है कहीं पे पेनाल्टी लगाएगा, फीस कलेक्ट करनी है तो कहीं पे फीस भी कलेक्ट कर सकता है। सेबी की पावर क्या है, जैसे सिविल कोर्ट की पावर होती है, इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रोडक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, समन ऑन ओथ, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वही 4-5 कहानी, वो सब सिविल कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स कर सकता है, जैसे एग्जामिन ऑन ओथ,
प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट, समन करना, इन्फोर्स करना किसी पर्सन को, किसी की बुक्स इंस्पेक्ट करना है, ऐसा कोई पर्सन जो लिस्टेड, मतलब वो कंपनी लिस्टेड है, उनकी बुक्स ये देख सकते हैं, क्योंकि सेबी तो आया ही लिस्टेड लोगों के लिए, या फिर जो चाहती हैं कि लिस्टेड होना है उनके लिए भी ये सेबी आया, तो इनके बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 12 में कौन लोग हैं? जो ब्रोकर, सब ब्रोकर, एजेंट है, मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो जो भी सिक्योरिटी मार्केट में एंगेज्ड है, ब्रोकर भी तो सिक्योरिटी मार्केट में एंगेज्ड है, सब ब्रोकर सिक्योरिटी मार्केट में एंगेज है, ट्रांसफर एजेंट सिक्योरिटी मार्केट में एंगेज्ड है, लिस्टेड कंपनी तो खुद ही सिक्योरिटी मार्केट की है, और जो लोग लिस्टेड होना चाहते हैं उन सबकी बुक्स को बिल्कुल राइट दिया है कि आओ जाके क्या करो, इंस्पेक्शन कर लो। इसके अलावा क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है? लग रहा है कि ये इंसान फ्रॉड कर रहा है, तो सबसे पहले बोलेंगे अब तुम्हारी ट्रेडिंग सस्पेंडेड है, तुमको सिक्योरिटी मार्केट का एक्सेस नहीं मिलेगा। कोई ऐसी सिक्योरिटी है तो उससे इंपाउंड कर लो, रिटेन करके रख लो इन्वेस्टिगेशन तक। या फिर वो क्या बोल सकता है, तुम्हारे ऑफिस बियरर्स को सस्पेंड किया जाता है और बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, लेकिन 90 दिन से ज्यादा अटैच नहीं कर सकते, और ऐसा ऑर्डर भी दे देंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज वगैरह नहीं करना है। ये सब भी देखा था। फिर हमने देखा था कि अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो क्यों होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा भी तो क्यों होगा, अगर कोई चीज डेट्रीमेंटल या तो किसको जाएगी, सिक्योरिटी मार्केट, या डेट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचाते हो या मार्केट को नुकसान पहुंचाते हो तो बकायदा क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। या फिर कोई भी एक्ट के प्रोविजंस को तुम क्या करते हो, वायलेट करते हो, तो वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ऑब्वियसली जितने ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉय है, डायरेक्टर है, उनको बकायदा क्या करना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड मांगेगा उन्हें वो इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। फिर बोलता है ये जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है ये चाहे तो ये बुक्स वगैरह को, ये डॉक्यूमेंट को कितने महीने तक रख सकती है, 6 मंथ तक ये रख सकती है, बाद में फिर से जरूरत पड़े वापस रिकॉल भी कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। किसी भी पर्सन को, मैनेजर हो, ऑफिसर हो, एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर को ओथ पे क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। मैम अगर ये लोग सपोर्ट ना करे तो सपोर्ट नहीं करने पे हो सकता है 1 साल की तुमको जेल हो जाए, और फाइन हो सकता है कितना होगा, 1 करोड़ या फिर दोनों भी तुमको लग सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि इसके अलावा डेली का 5 लाख का भी तुमको क्या लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है। एंटायरली ये क्या है, रटंत विद्या, इसको तो रटना ही है। ये किन चीजों को और प्रोहिबिट करता है, ये प्रोहिबिट करता है कोई भी ऐसी डिवाइस यूज मत करो जिससे मैनिपुलेशन हो, मैनिपुलेटिव डिवाइस यूज मत करो, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी, या फिर कोई भी सब्सटेंशियल एक्विजिशन कर रहे हो सिक्योरिटी का, नहीं। तुम ऐसे ही किसी की 55% 50% सिक्योरिटीज खरीद नहीं सकते हो, सब्सटेंशियल एक्विजिशन इज नॉट अलाउड जब तक कि ये टेक ओवर नहीं हो, या फिर याद आ रहा है ट्रिब्यूनल से परमिशन लेके, तो मतलब कहीं ना कहीं सब्सटेंशियली करना है तो परमिशन लो ना, किसने रोका है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद था हमारा सोर्स ऑफ फंड, सेबी के पास पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट को ही ग्रांट देगी, फीस पेनल्टी जो वो चार्ज करती है, तो वहां से इसके पास क्या आता है, पैसा आता है सेबी के पास, और इसका अकाउंट ऑडिट कौन करता है, सीएनएजी इसका अकाउंट क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। फिर ये लग रहा है इन्वेस्टिगेशन करते वक्त क्या लग रहा है कि फेम्सडी के चांसेस है, तो फेम्सडी क्या था, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशन, म्यूटिलेशन, सिक्रेटेड या डिस्ट्रॉय हो जाएगी कोई चीज, ऐसा कहीं और भी पढ़ा है, इन्वेस्टिगेशन में भी पढ़ा है, राइट, सार्थक को भी याद है फेम्सडी। तो वहां पे फेम्सडी अगर है तो इस केस में क्या होगा कि अगर फेम्सडी के केसेस हैं तो पहले किसको बोलो भाई, मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के जज को जाके बोलो कि हमको ऐसा लग रहा है, वो परमिशन देंगे तब जाके सर्च सीजर करना। फिर अगर तुम्हें सर्च सीजर करने जाना है, किसी की असिस्टेंस की जरूरत है, तो भी तुम्हें परमिशन लेके ही किसी की प्लेस पे एंटर करना होगा। तो तुम जाओ या फिर तुम्हारे साथ कोई असिस्टेंस के साथ में कोई जाए, कोई मदद कर रहा है तुम्हारी, तो भी किसी के यहाँ पे एंटर करने से पहले तुम्हें मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ दी जज से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, पूरे नोट्स बनते हैं कि हमने ये चेक किया, ये पता चला, इसने ये बोला, उसने ये बोला, तो भाई जिस जिस इंसान को तुम इंस्पेक्ट कर रहे हो उसको सुना भी दो पढ़ के कि भाई ये चीजें हमने लिख के रखी हुई हैं। अब इसके बाद साइन भी कर लो ताकि दोनों तरफ से श्योरिटी हो जाए, कल को वो ये नहीं बोले कि मेरा तो ये कहने का मतलब ही नहीं था। फिर बोलता है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी क्या करेगी,
तब तक बुक्स अपनी कस्टडी में रखेगी जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन में बुक्स तब तक रखी जा सकती है जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन तक ही रखो। भाई 10 दिन में काम हो गया तो तुम 10 दिन में भी रिटर्न कर दो, तो जरूरी नहीं कि एंड जब तक होगा तब तक ही बुक्स रखेंगे। पर हाँ, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन की डेट तक ये बुक्स रख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद मैम कहीं तो वो 6 महीने का प्रोविजन लिखा था, वो क्या है? तो यहाँ पे इन शॉर्ट 6 महीने तक आप क्या कर सकते हो, बुक्स वगैरह रख सकते हो, लेकिन रिटर्न करनी पड़ेगी। फिर वापस मंगवा लो, फिर रिटर्न करो, फिर वापस मंगवा लो। पर इसका भी मैक्सिमम टाइम क्या है, इन्वेस्टिगेशन खत्म, तो ये मंगवाना करने के नाटक भी तुम्हारे क्या हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन जब रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न करते वक्त भी क्या करना पड़ेगा, जब लेते वक्त मैजिस्ट्रेट से परमिशन ली थी, कोर्ट ऑफ जज से परमिशन ली थी, जो भी है जिससे भी तुमने एज द केस में भी परमिशन ली हो, तो ये बुक्स रिटर्न करते वक्त भी उसको बता दो कि भैया दे दी सारी चीजें, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। ये लोग सीज एंड डिसिस्ट भी कर सकते हैं किसी प्रोसीडिंग को, कि रोक दो, ये प्रोसीडिंग अभी नहीं होगी। कब? जब उनके पास रीजन टू बिलीव है कि भाई साहब ने ऑलरेडी प्रोविजन वायलेट कर लिया या करने वाले हैं, या इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। इन्हीं ग्राउंड्स पे तो इन्वेस्टिगेशन भी होता है, सेम कट कॉपी पेस्ट। ये कोई प्रोसीडिंग को रोकेंगे भी तब, या फिर अप्लाई तब करेंगे जब लग रहा है कि हो गया वायलेशन, या फिर करने वाला है वायलेशन, या इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस, इन्वेस्टिगेशन में भी तो यही लिखा है। इन्वेस्टिगेशन क्या बोलता है, किसी भी तरह से इन्वेस्टर या मार्केट को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो मार्केट को नुकसान और इन्वेस्टर को नुकसान तो इनसाइडर ट्रेडिंग से ही होता है, मार्केट मैनिपुलेशन से ही होता है। और वायलेशन ऑफ द एक्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टिगेशन भी तभी चालू होगा और सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग भी तभी चालू होगी। फिर आएगा भी अपना पेनल्टी का चार्ट, तो हम पूरी अभी पेनल्टी देखेंगे। पर ये पेनल्टी किस बेसिस पे लगाई जाती है, तो ये पेनल्टी लगाई जाएगी, देखेंगे कि तुमको कितना फायदा हुआ भाई ये गलत काम करके, और दूसरों को तुमने नुकसान कितना पहुंचाया। तुमको कितना फायदा हुआ, तुमने दूसरे को नुकसान कितना पहुंचाया, कितनी बार रिपीटेशन में यही गलती करते जाते हो, तो रिपीटेड आपकी मिस्टेक्स भी देखी जाएगी। फिर जाके पेनल्टी के ये 3 फैक्टर्स के बेसिस पे पेनल्टी लगाई जाती। अगर तुमने एक सही टाइम पे क्या नहीं किया, 30 दिन दिए उन्होंने और तुमने क्या नहीं किया, पेनल्टी नहीं भरी है, तो उस केस में पहले बैंक अकाउंट अटैच करेंगे, फिर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जाएंगे, फिर लगता है रिसीवर अपॉइंट करो, ये चीजें बेच के हमारे लिए क्या करेगा, पेनल्टी रिकवर करेगा, तो रिसीवर अपॉइंट होगा। या फिर कुछ नहीं हो रहा इन सब में से, ना इसके पास बैंक में पैसा है ना ये कुछ है, रिसीवर अपॉइंट करके क्या करोगे जब असेट ही नहीं है, तो सबसे अच्छा इन्हीं भाई साहब को कहाँ डाल दो, जेल की सलाखों के पीछे इन भाई साहब को डाल दो। इतना तक हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम सेबी की पेनल्टी पे। अब ये जो सेबी की पेनल्टी है भाई ये कैसी है, तो देखो यहाँ पे ये जो है, अगर तुमने क्या किया, फेल हो गए, किस चीज में फेल हो गए, तो देखना ये पेनल्टी है। पेनल्टी क्या लिखी है, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, और ये रेंज कहां तक जाएगी, 1 करोड़ रुपीस तक, इससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम कम से कम 1 लाख तो लगा के रहेंगे, इससे कम तो लगा ही नहीं सकते ये, 1 करोड़ के ऊपर ये जा नहीं सकते, 1 लाख के नीचे आ नहीं सकते, 1 करोड़ के ऊपर ये जा नहीं सकते, मतलब पर डे 1 लाख रुपीस की पेनल्टी लग सकती है। मैक्सिमम लिखा है, देखो मिनिमम चाहिए तो ओवरऑल 1 लाख ले लेंगे तुमसे, अगर ओवरऑल 1 लाख नहीं लेना तो बोलेंगे हर दिन के हमको कितने चाहिए, 50,000, क्योंकि मैक्सिमम हर दिन के 1 लाख लगा सकते हैं, तो वो 10 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, 25, 40 कितना भी हो सकता है पर डे, और पर डे भी 1 लाख के ऊपर मत लगाना। और ये टोटल करते 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 ये ओवरऑल कितने से आगे नहीं जानी चाहिए, 1 करोड़ से आगे नहीं जानी चाहिए। अब यहाँ पे बोलता है कि ये वाली कहाँ कहाँ पे लगेगी, तो देखो ये सिर्फ ये पेनल्टी याद रखो और नाम याद रखना है। तुमने अगर इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश ही नहीं किए, फेलियर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिटर्न, भाई ब्रोकर तुमको जब भी क्या है किसी पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट लो, तुमको बकायदा एग्रीमेंट में एंटर करना था। तो अगर ऐसा कोई पर्सन जिसपे ये सेबी एक्ट एप्लीकेबल होता है और उसने क्या किया, एंटर ही नहीं कर रहा एग्रीमेंट में, ब्रोकर है क्लाइंट्स के साथ एग्रीमेंट तो चाहिए ना कि हाँ तुम उसका पोर्टफोलियो संभाल रहे हो, तब भी
या फिर दुखी लोग आए, तुमने कुछ भी नहीं किया, रिड्रेस भी नहीं किया, उनके ग्रेवियंस दुख से दुख में ही भरे हुए हैं, तो भी क्या होगा, पेनल्टी यही लगेगी। फिर म्यूचुअल फंड में कोई डिफॉल्ट हो रहा है, या फिर एसेट, ये है असेट मैनेजमेंट कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रहे, या फिर डिफॉल्ट हुआ है इन्वेस्टर एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टर एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट से कोई डिफॉल्ट हुआ है। तो इन शॉर्ट नाम समझो, तुमको बोला कि रिटर्न दे दो, तुमको बोला एग्रीमेंट करना, तुमको बोला ग्रेवियंस एड्रेस करना, म्यूचुअल फंड, असेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टर एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट। अब इसको याद करने का तरीका क्या, हम गए भैया इन्वेस्टर एडवाइजर के पास, हम किसके पास गए, इन्वेस्टर एडवाइजर के पास, उसको जाके क्या बोला, भाई एक प्लीज एग्रीमेंट बना दो हमारे लिए कि तुम हमारे म्यूचुअल फंड्स और असेट को मैनेज करोगे। हम किसके पास जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास, क्या बोल रहे कि एक एग्रीमेंट बना दो कि तुम हमारे म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट को क्या करोगे, रेगुलेट करोगे। इससे बहुत दिन से हम बोलते जा रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन तो दे दो कि वो एग्रीमेंट बना नहीं बना, हमको रिटर्न में कुछ तो दो, इसने कुछ भी नहीं दिया, तो हमको क्या हो रहा है, इन्वेस्टर का ग्रेवियंस आ गया। तो इन शॉर्ट तुम जा रहे हो इन्वेस्टर एडवाइजर के पास कि एक एग्रीमेंट करना कि म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट तुम ही करोगे, इससे इंफॉर्मेशन बाद में मांगी चीजों की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो हमको क्या हो गया, दुख। तो ये सारी चीजों पे क्या लगेगा, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 करोड़। अब तुम एक बार दिमाग में ये स्टोरी करके देखो, ऑटोमेटिक याद आएगा। तुम किसके पास गए, क्या मैनेज करवाना था, इंफॉर्मेशन मांगी, भाई साहब दे नहीं रहे, तो तुम्हारा इन्वेस्टर का ग्रेवियंस। तो ये तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि कभी याद कर पाएंगे, बहुत सेक्शन है, बट ये पता होना चाहिए कि इस पे कितना लगता है पेनल्टी। डन। अब फिर और पेनल्टी, अब पेनल्टी में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन चालू होता है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बोलता है फिर से मिनिमम तो भाई 1 लाख है, मिनिमम में तुम कभी कंफ्यूज मत हो, ऑलमोस्ट सब में क्या है, मिनिमम कितना है, 1 लाख है, एक आध जगह थोड़ा सा अलग है। अभी बोलता है कि मिनिमम 1 लाख लगाएंगे, वही मैक्सिमम हम कितना लगाएंगे, 1 लाख पर डे, ये 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। और इसको कंपेयर करना है तुमको, इसको और इसको, 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट मेड, इसमें से विच एवर इज हायर जो होगा वो तुम्हारी क्या आएगी, मैक्सिमम पेनल्टी उतनी जाएगी। मिनिमम तो 1 लाख फ्रीज हो गया, प्रॉफिट तुमको कितना हुआ, 10 करोड़ का, 10 करोड़ का 3, 30 करोड़। अब यहाँ पे भी क्या है, मैक्सिमम ये कितना जा सकते हैं, पर डे 1 लाख लगा के भी मैक्सिमम 1 करोड़ जा सकता है, फिर भी विच एवर इज हायर, इन दोनों में से क्या है, 30 करोड़, मतलब इस केस में 30 करोड़ तक की पेनल्टी है। अब ये क्यों ऐसा आया, इतना भयंकर क्यों, क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कारनामे किए जिससे तुम्हें प्रॉफिट बड़ा हो रहा है, और तुम्हारा प्रॉफिट भी अगर हम नहीं रखवा सकते तो तुमको तो छूट मिल रही है ना कि 1 करोड़ ही हुई है पेनल्टी, इससे ज्यादा पेनल्टी जाएगी भी नहीं। सुमित, कितनी पेनल्टी है, 1 करोड़ पेनल्टी, इससे ज्यादा तो पेनल्टी भी नहीं जाएगी। तो आर यू गेटिंग कि इट इज अ लूप होल। तब जाके उन्होंने बोला कि गलत काम से जितना प्रॉफिट कमाया उसका 3 टाइम्स। तो गलत काम क्या है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, डिफॉल्ट कहाँ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट फंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, रियल एस्टेट, ये सब तुम्हारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ही फंड है, और यहाँ पैसा भी बहुत बड़ा बड़ा ही होता है। तो बोलते अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, रियल एस्टेट हो, या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हो, यहाँ पे अगर तुमने कोई भी डिफॉल्ट किया तो जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उसका 3 टाइम, या फिर वही तुम्हारा 1 लाख और 1 करोड़, और मिनिमम तो 1 लाख ही, इन दोनों में से विच एवर इज हायर जो होगा वो तुम्हारी हायर लिमिट सेट होगी। फिर बोलते हैं अगर तुम इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इनसाइडर ट्रेडिंग में भी भाई तुमको प्रॉफिट तो होगा, तो यहाँ पे 3 टाइम प्रॉफिट का, पर यहाँ पे मिनिमम चालू ही 10 लाख से करेंगे क्योंकि पसंद ही नहीं कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो। तो मिनिमम 10 लाख, 10 करोड़, या फिर प्रॉफिट जितना कमाया उतना। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 7 करोड़, 7 इंटू 3 21 करोड़ हुआ, पर फिर भी मेरा मैक्सिमम कितना जाएगा, 25 करोड़ तक जा सकता है। तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग पे मिनिमम 10 लाख, 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। फिर
अगर तुमको बोला, बहुत बोला, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, तुमने टेक ओवर भी कर लिया और एनसीएलटी को नहीं बता रहे, सेबी को नहीं बता रहे, आर यू गेटिंग? तुमको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में टेक ओवर करके बताना था, तुमने तो किसी को भी नहीं बताया, ना एनसीएलटी को ना सेबी, किसी को बता ही नहीं रहे। तो यहाँ पे तो सेबी के लिए कि तुम टेक ओवर करने चलेगा और हमको नहीं बता रहे कि किसी कंपनी का टेक ओवर कर लिया है। सेम 10 लाख, 25 करोड़, 3 times ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है तुम्हारी, ढंग से ट्रेडिंग नहीं कर रहे, फ्रॉड ही तुम्हारा इंटेंशन है। देखो ये सेम है हर जगह, तुम देख रहे हो ये यहाँ पे हर जगह सेम है। अब तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है? मिनिमम चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा लॉजिकली याद रखना पड़ेगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो तब भी मिनिमम 10 लाख है, डिस्क्लोजर नहीं करते तब भी मिनिमम 10 लाख है, लेकिन जब फ्रॉड करते हो तो फ्रॉड में मिनिमम 5 लाख है, बाकी नीचे का सब जगह सेम है। अभी ठीक है? अभी ठीक आ रही है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम सब जगह तुम्हारा क्या है? सेम है, यहाँ पे मिनिमम चेंज हो रहा है। तो पेनाल्टी इनसाइडर ट्रेडिंग की, पेनाल्टी नॉन डिस्क्लोजर की, दोनों की मिनिमम 10 लाख है, पर यहाँ पे फ्रॉडलेंट की मिनिमम 5 लाख है। फिर से पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, कोई सेपरेट पेनल्टी जहां नहीं दी, जनरली इंस्टीट्यूट पूछ लेती है, जहां कुछ पेनल्टी नहीं दी होगी तो तब क्या करोगे? तो वही आर यू गेटिंग? वही सेम, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़, पर बस यहाँ पर डे वाला सिस्टम नहीं बोला है, वो उनके ऊपर है, उनको क्या करना है, मैक्सिमम 1 करोड़ लगाएंगे, मिनिमम 1 लाख है। स्टॉक ब्रोकर फेल्स टू इशू, भाई स्टॉक ब्रोकर को तुमको कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट नोट तुम्हें देना भी था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने की यहाँ पे पेनल्टी दी है, पर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भाई इन्वेस्टर को तो दे दो कि उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे बीच में, तुम नहीं दे रहे, तुम सिक्योरिटी डिलीवर नहीं कर रहे। भाई मैंने तो सपोज करो सुमित स्टॉक ब्रोकर है, मैंने 15 लाख दे दिए, भाई मुझे सिक्योरिटी तो दो, नहीं दे रहा। या फिर इसने मेरे नाम पे सिक्योरिटी खरीद ली, मैं पेमेंट नहीं कर रही हूँ, उल्टा मतलब स्टॉक ब्रोकर क्या नहीं कर रहा, पेमेंट मुझे नहीं दे रहा, मुझसे मेरी सिक्योरिटी तो ले ली, मुझे पैसा भी तो दो। तो या तो ये सिक्योरिटी नहीं दे रहा, ये पेमेंट नहीं कर रहा, या कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं कर रहा, सेम 1 लाख से तो ज्यादा ही लगेगी, पर कितनी जाएगी? 1 करोड़ तक। मतलब इनका ले दे के कभी बाय चांस कुछ याद नहीं आया ना, तो प्रॉफिट वाली जगह पे बस याद रखना 3 टाइम्स, अदरवाइज इनकी मैक्सिमम पेनल्टी 1 करोड़ ही जाती है। बाय चांस अगर तुम्हें याद नहीं है, अदरवाइज ये तो तुम्हें फोटोकॉपी निकाल के जहां पे पढ़ रही रोज का एक बार इसके दर्शन करना, क्योंकि सेबी में तो यही है और कुछ है क्या। फिर इसके बाद अगर ब्रोकर को बताया जाता है कि भाई उसको कितना क्या करना है, चार्जेस लेने एज अ कमीशन, पर अगर वो एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज करता है तो फिर से 1 लाख तो मिनिमम है ही, और जितना तुमने एक्सेस चार्ज किया, तुमको बोला था 10 लाख तक इस पर्टिकुलर चीज के लिए चार्ज कर सकते हो, ये चार्ज करे 25 लाख, तो एक्सेस कितना हुआ? 15 लाख। 15 लाख इंटू 5 विच एवर इज हाई, उतना तुमको क्या लगेगा? पेनल्टी। ये अच्छी इंपॉर्टेंट पेनल्टी है एक्सेस वाली। एक्सेस पे 5 टाइम करेंगे, मिनिमम 1 लाख, एक्सेस का 5 टाइम्स विच एवर इज हायर, ये तुम्हारी पेनल्टी। फिर ऑल्ट्रेशन, कोई डॉक्यूमेंट दिख गया कि तुमने ऑल्टर किया है, याद करो अभी तुमने फेम्सडी किया है, फेम्सडी में वो जाएंगे और दिख गया कि ऑल्टर हुआ, तो अलॉन्ग विद दैट पेनल्टी अलग है, सर्च सीजर तो होगा ही होगा, फिर तुम्हारी 1 लाख, फिर 10 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो ये सारी पेनल्टी। मैम अगर ये पेनल्टी टाइम पे नहीं भरी तो वही तुम्हारी रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी में पहले बैंक अकाउंट, फिर मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी नहीं हुआ तो रिसीवर अपॉइंट करेंगे, वो भी नहीं हुआ तो तुमको ही जेल में डाल देंगे। और मैम किन बेसिस पे पेनल्टी लगाते हैं? तुमको कितना फायदा हुआ, दूसरे को कितना नुकसान हुआ, और कितनी बार ये चीज रिपीट करते रहते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट पेनल्टी। आया? फिर आते हैं, अब मैम आ गया पेनल्टी का ऑर्डर, लो आ गया हमारा क्या? पेनल्टी का ऑर्डर। पेनल्टी के ऑर्डर के बाद होगा क्या? हमको दुख भी तो हो सकता है, भी पेनल्टी का ऑर्डर आया, हो सकता है हम बिल्कुल क्या थे, सच्चाई वाले इंसान थे। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा? सेटलमेंट, सॉरी यहाँ है तुम्हारा क्या? सेट। तो यहाँ पे बोलता है ये जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है दैट इज योर सेट। यहाँ पे क्या बोलता है? सिक्योरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे बैठा हुआ है,
अब ये तुम्हारे ग्रेवियांसेस को एड्रेस करेगा। मैम कौन से ग्रेवियांसेस? सेबी का ऑर्डर आया, तुम दुखी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आया, तुम दुखी। आईआरडीए ने ऑर्डर किया, इंश्योरेंस वालों का भी ऑर्डर आता है, तो अब ये सेठ भाई साहब इसको क्या करते हैं, देखते हैं। सार्थक ध्यान पूरा इधर देना। अब फिर पेंशन फंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑर्डर आया, तुम दुखी। मतलब ये बोलना चाह रही हूं मैं कि ये जो हमारा सेट है, ये इसके पास आप इन सब लोगों के ऑर्डर के लिए ही जा सकते हो। या तो सेबी ऑर्डर करेगा, तुम दुखी होगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर करेगा, तुम दुखी हो। आईआरडीए ऑर्डर करेगा, तुम दुखी हो। या फिर पेंशन फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये तुम्हें याद करना ही है। सेबी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इंश्योरेंस वाला आईआरडीए या फिर पेंशन फंड वगैरह है, ये लोग अगर क्या करते हैं, कोई ऑर्डर पास करते, तुम दुखी हो, तो 45 डेज के अंदर किसके पास पहुंचो, सेट के पास। क्या ये एक्सटेंशन देगा? बिल्कुल देगा, प्लस 45 डेज अगर ये सेटिस्फाइड है तो, और 45 दिन तुमको देगा, बस उसका सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। फिर यहां पे बोलता है क्या, प्रॉपर, अगर सपोज करो यहाँ पे इससे दुखी हो गए, इसने भी जो ऑर्डर दिया तुम क्या हो, इससे भी दुखी हो, बोलता है अगर इससे भी दुखी हो तो तुम कहाँ जाओ, सीधे फिर जाओ। अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो किसके पास पहुंचो, सुप्रीम कोर्ट। अब इसके पास कब तक जाना मैम, 60 डेज में चले जाओ। जैसे ही तुमको क्या आया, ऑर्डर आया, उसके कितने दिन में जाओ, 60 डेज के अंदर जाओ। और इसके नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अगर तुम्हें लग रहा है कि 60 दिन में नहीं पहुंच पाए, तो अगले 60 दिन के अंदर चले जाओ और बोल दो कि ये रीजन था इसलिए हम नहीं आ पाए। अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो वो तुमको बोलेगा सुप्रीम कोर्ट के आ जाओ, यहाँ पे अपील कर सकते हो। और ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, क्योंकि यहीं से तो कुछ केस स्टडी बन सकती है। बाकी तो तुम देखते आ रहे हो, सोवर है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो बोलते हैं इन लोगों के ऑर्डर से अगर तुम एग्रीड हो तो तुम सेट के पास जाओगे। कब जाओगे, 45 डेज एंड एक्सटेंशन अगेन ऑफ 45 डेज। अगर मैम इससे भी दुखी है तो नेक्स्ट 60 डेज में चले जाना। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट के पास। 60 डेज में नहीं गए तो उसके नेक्स्ट 60 डेज में सुप्रीम कोर्ट को बताना ये रीजन था इसलिए हम उन 60 डेज में नहीं आ पाए। तो यहाँ पे वो क्या दे देगा तुमको, प्लस 60 डेज का और एक्सटेंशन दे देगा। मैम यहाँ पे हमारा सेट कितने दिन का एक्सटेंशन देता है, वो 45 दिन का देगा। 45 दिन में नहीं गए तो अगले 45 दिन में वो क्या दे देगा, प्लस 45 डेज का एक्सटेंशन तुम्हें दे सकता है। अब यहाँ पे बोलते मैम ये सेट में होगा कौन, कौन कौन लोग है, तो बोलते ये जो बैठा है ना, कॉमन नेम है ये तो, सेट इज अ कॉमन नेम, पर ये कौन है, आपके प्रिसीडिंग ऑफिसर। और कौन होगा इसमें, जुडिशियल मेंबर। और कौन होगा इसमें, टेक्निकल मेंबर। तो आपका ये सेट तो एक नाम है, जैसे आईसीआई इंस्टीट्यूट है वहां पे भी तो प्रेसिडेंट और ये सब लोग है, तो ये सेट तो क्या हो गया, तुम्हारा नाम हो गया। यहाँ पे कौन होगा, आपका जुडिशियल मेंबर होगा, यहाँ पे आपका टेक्निकल मेंबर होगा, और यहाँ पे ये होगा प्रिसीडिंग ऑफिसर। सबसे मेन कौन क्या कैसे बन सकता है, तो भाई देखो, अगर तुम्हें प्रिसीडिंग ऑफिसर बनना है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज रहते, वो नहीं हो तो चीफ जस्टिस हो रहना चाहिए था तुमको हाई कोर्ट का। अगर वो भी नहीं हो तो हाई कोर्ट में कम से कम 7 साल तुम जज रहे हो। एमसीक्यू आ सकता है, इसमें से एक ऑड वन दे देंगे और तुमको गलत चूज करना है, तीनों सही है गलत चूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है जज हो सकते हो सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस हो सकते हो हाई कोर्ट के, या फिर हाई कोर्ट के 7 साल तक तुम्हें जज रहना होगा, ठीक है। मैम जुडिशियल मेंबर का क्या, कुछ नहीं, बेचारे को सिर्फ 5 साल, जज है ना, जुडिशियल मतलब क्या, लॉ देखेगा। तो अगर हाईकोर्ट में 5 साल लॉ देख लिया, इसका मतलब तुम यहाँ पे जुडिशियल मेंबर बन सकते हो। मैम टेक्निकल मेंबर का क्या, टेक्निकल मेंबर को 15 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए। किसमें 15 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस, या तो फाइनेंस में हो, या सिक्योरिटी मार्केट, या डेरिवेटिव, या इंश्योरेंस। 1 मिनट, ऐसा क्यों, फिर से पढ़ते हैं कौन कौन से एक्सपीरियंस बोले। या तो भाई साहब को फाइनेंस का होना चाहिए, क्यों, पेंशन फंड या डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ बोलेगा या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगा तो फाइनेंस के डिसीजन तुमको आना चाहिए। या तो सिक्योरिटी मार्केट, क्यों सिक्योरिटी मार्केट, भाई सेबी तो है ही सिक्योरिटी मार्केट के लिए, ठीक है। या फिर डेरिवेटिव, वही हो गया सिक्योरिटी मार्केट। या इंश्योरेंस, अच्छा आईआरडीए के भी तो डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं, तो कम से कम 15 साल या उससे ज्यादा इनमें से किसी में तुम्हारा एक्सपीरियंस चाहिए भैया। या तो ये रहो तुम, या फिर
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या हो, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी। देखो सीएस बनते ही कब हो भैया, सेक्रेटरी कब बनोगे तुम वहां पे, जब तुमको लॉ आता होगा। तो या तो तुमको यहाँ 15 साल की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी पोस्ट या तो सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी की रह चुकी है, तो ऑटोमेटिकली हमको पता है कि तुमको लॉ आता है। तुमको मेन चीजें क्या है, टेक्निकलिटी सारी आती है, तो तुम बन सकते हो। तो फिर से प्रिसीडिंग ऑफिसर या तो सुप्रीम कोर्ट का जज, या हाई कोर्ट का 7 साल तक जज, या फिर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस चाहिए। टेक्निकल मेंबर क्या चाहिए, 15 साल या तो एक्सपीरियंस हो भाई साहब को, फाइनेंस में हो, इंश्योरेंस में हो, या फिर सिक्योरिटी मार्केट में। और आपका जुडिशियल मेंबर कौन होगा, जिसको कम से कम 5 साल क्या रहना है, हाई कोर्ट का जज रहना है। लेकिन यहाँ पे अपॉइंट कौन करेगा इन लोगों को, तो देखो चाहे तुम्हारा प्रिसीडिंग ऑफिसर हो, चाहे तुम्हारा जुडिशियल मेंबर, या फिर तुम्हारा टेक्निकल मेंबर, अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे सेट को बनाती है। लेकिन जुडिशियल मेंबर को अगर इसे अपॉइंट करना है या प्रिसीडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करना है, तो किससे बातचीत करेगी, चीफ जस्टिस। किससे, चीफ जस्टिस के से क्या करेंगे ये लोग, बातचीत करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बातचीत करके फिर इन दोनों को अपॉइंट किया जाता है। तो मैम फिर ये इसको कौन अपॉइंट करेगा, इसके लिए सर्च कमेटी होती है। सर्च सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे रिकमेंडेशन लेगा, और उसके बाद ये मेंबर क्या होता है, अपॉइंट होता है। तो किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन दोनों को अपॉइंट करेगा, बाकी ये सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है, उसके बेसिस पे आपका टेक्निकल मेंबर अपॉइंट होगा। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, मैम यहाँ पे सेट के सामने कौन जा सकता है, भाई कोई भी जा सकता है सेट के सामने, एज एन रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है। तुम खुद चले जाओ, किसी सीए को बोल दो, किसी सीएस को बोल दो, किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल दो, किसी भी पर्सन को बोल सकते हो कि भाई मेरे सेट के सामने मुझे रिप्रेजेंट कर दो। याद आ रहा तो ट्रिब्यूनल के केस में ये देखा है, सेक्शन नंबर 432 याद है, सेक्शन नंबर 432 में ट्रिब्यूनल के पास रिप्रेजेंटेशन करने कौन कौन जा सकता है, सीए जा सकता है, सीएस जा सकता है, सीडब्ल्यूए जा सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है, एनी पर्सन जा सकता है। तो वही लिखा है कि कोई भी जा सकता है लीगल रिप्रेजेंटेशन करने सेट के पास। सेट के अगर सेट कोई केस देख रहा है तो तुम्हारा सिविल कोर्ट का कोई क्या नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा, ना वो इंजेक्शन देंगे ना ही कोई जुरिस्डिक्शन देखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैम ये कितने टाइम में ऑर्डर दे देगा, भाई सेट के पास अगर कोई भी केस जाता है तो हमारे सेट को क्या करना है, या तो कंफर्म करना है तो कंफर्म करो, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करो। इनमें से जिसने भी ऑर्डर दिया है या तो उसको कंफर्म करना है तो कर लो, मॉडिफाई करना है कर लो, सेट असाइड मतलब फ्रेश ऑर्डर, हटाओ इसको अपने हिसाब से देंगे विद इन 6 मंथ। जैसे ही केस इसके पास गया, केस जाने के बाद 6 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए, डिस्पोज हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे सेट में फिर से कोई वैकेंसी है, अपॉइंटमेंट का डिफेक्ट है, कंपोजिशन में कोई दिक्कत है, तो पहले सेबी का चल रहा था, अब सेट के लिए बोल रहे हैं कि अगर वहां वैकेंसी है, कंपोजिशन में डिफेक्ट है, तो भैया इसका मतलब ये नहीं है कि इनके प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट है। ये स्टेट वाइज होता है, बेंच वाइज होता है, डिसीजन मेजॉरिटी बेसिस पे सेट पे लिए जाते हैं। सेट के प्रिसीडिंग ऑफिसर जुडिशियल मेंबर या टेक्निकल मेंबर को रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी आएंगे 5 साल के लिए। पर यहाँ मैक्सिमम एज कितनी है, 70। वहां मैक्सिमम एज कितनी थी, बोलो 65। हाँ वहां 65 है, सेट के मेंबर्स की मैक्सिमम एज कितनी है, 70 है। तो इनको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। फिर वही रीजन है जैसे सेबी के लिए दिया था ना रिमूवल के रीजन, यहाँ पे भी बोला ये इंसॉल्वेंट हो गया, वहां पे याद आ रहा है 3 महीने नोटिस मत देना अगर ऐसी चीजें हो गई है, तो यहाँ पे भी ये इंसॉल्वेंट हो गया। मॉरल टर्पिट्यूड कर दिया, अपनी पोजीशन को ऐसे यूज कर रहा है दैट इज डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए नुकसानदेह है, वहां पे लिखते हैं क्या, अनसाउंड माइंड। यहाँ पे सिर्फ लिखा है फिजिकल मेंटल डिसेबल, या तो फिजिकली डिसेबल है या मेंटली, वहां सिर्फ दिमागी तौर पे क्या था, अनसाउंड माइंड लिखा था। यहाँ पे फिजिकली अगर आप डिसेबल होगा तो भी हटाया जाएगा। तो ये है तुम्हारा पूरा क्या, सेट। अब सेट के पास मैम कौन कौन सी पावर है,
तो सेट के पास भी जो पावर है वो सिविल कोर्ट की पावर होती, वही सीधे वाली बात, प्रोडक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, समन ऑन ओथ, जो अभी पढ़ रहे थे ना। तुम एक चीज समझो, सेबी, एक मिनट, सेबी के लिए जितने पॉइंट्स थे यहाँ पे वही पॉइंट चल रहे हैं, वैकेंसी वाला, तुम्हारा रिमूवल वाला, एज लिमिट यहाँ पे बस अलग है, लेकिन वही कंपोजिशन, सब चीजें वही है। यहाँ पे पावर भी इसके पास सिविल कोर्ट की, लेकिन 3 चीजें एक्स्ट्रा है, और ये पूछे तो सेट के लिए ये 3 चीजें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। ये एज एन एफिडेविट भी एविडेंसेस रिसीव कर सकते, भाई कोर्ट है, एफिडेविट तो एक्सेप्ट करेगा ही, से भी नहीं कर सकता, बोर्ड नहीं कर सकता, पर ये तो कोर्ट है, इन फॉर्म ऑफ एफिडेविट क्या कर सकते हैं, एविडेंसेस रिसीव कर सकते हैं। खुद के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? खुद के डिसीजन को एक बार और क्या करना, सेकंड ओपिनियन, सेकंड थॉट देना, मतलब अपने ही ओपिनियन को ये क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको रिव्यू की पावर है। क्या ये रेफर बैक कर सकता है? रिव्यू अलग होता है, रेफर बैक अलग होता है। क्या ये बोल सकता है सेबी को ढंग से वापस सॉल्व करो केस? ये सेट असाइड कर सकता है, डिसीजन को पूरा सेट असाइड कर सकता है कि अपन अपने तरीके से देखेंगे, पर यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि ये रेफर बैक कर सकता है। क्या ये रीओपन कर सकता है कोई केस? नहीं, ये अपने ही डिसीजन को क्या कर सकता है, रीओपन करके रिव्यू कर सकता है, पर पुराने कोई केस जो किसी और ने सॉल्व किया वो रीओपन नहीं करता, खुद के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। या फिर इसने क्या किया हो, कोई डिसीजन लिया हो जो पता चल गया इसको खुद ही मिस्टेक, या फिर एक्स पार्टी डिसीजन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स पार्टी? सामने वाली 2 पार्टी होती है तब अपील होती है, ये पार्टी बेचारी आ नहीं पाई, इसने एक को ही सुन के डिसीजन दे दिया, दैट इज नोन एज एक्स पार्टी डिसीजन। तो अगर ये एक्स पार्टी डिसीजन दे रहे हैं तो इन केस ऑफ एक्स पार्टी डिसीजन चाहे तो अपना डिसीजन डिसमिस भी कर सकते हैं। वही हुआ ना रिव्यू, अपने ही डिसीजन को एक और बार रिव्यू करना, ओपिनियन चेंज करना। तो यहाँ पे उसको लग रहा है कि गलत हो गया, तो ये तो मिस्टेक हो गई, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। और अगर एक्स पार्टी हुआ है तो इसको लगता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिली सामने वाले को, तो भी ये क्या कर सकता है, अपने डिसीजन को डिसमिस। इनफैक्ट खुद का ये डिसीजन ले लिया डिसमिस करने का, उसको सेट असाइड कर देगा कि नहीं नहीं अब लगता है कि डिसमिस नहीं करना चाहिए, गलत हो गया ये तो, सामने वाला इसलिए नहीं आ पाया था, वो तो भाग गया था। तो जो सामने वाला एब्सकॉन्ड हो गया तो वो बोलेगा नहीं अब ये डिसमिस नहीं होगा, डिसीजन जो डिसीजन था वही रहेगा। तो आर यू गेटिंग? ये 3 चीजें क्या है, रिव्यू करना, खुद के डिसीजन के ओपिनियन चेंज करना। इस चीज को क्या कर सकते हैं, खुद के लिए डिसीजन में अगर डिफॉल्ट है तो ये इसको सेट क्या करेगा, डिसमिस। मैम खुद के लिए डिसीजन बिल्कुल सही थे, तब क्या ये उसको डिसमिस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। खुद का लिया हुआ डिसीजन या तो डिफॉल्ट हो या तो एक्स पार्टी हो, मतलब तुमने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया है किसी एक पार्टी को, तब तुम डिसमिस कर सकते हो। और फिर लगता है कि फालतू में ही हमने तो डिसमिस किया, ये तो सही तरीका था ही नहीं सामने वाले का, या फिर बाद में पता चला ये डिफॉल्ट है ही नहीं, एविडेंसेस आ गए, तो फिर अपने ही डिसमिस के डिसीजन को भी ये क्या कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है। तो ये क्या है, पूरा हमारा सेट, ये पूरा क्या है, सेट। और एग्जाम पर्पस के लिए पूरी तरह से सिर्फ ये जो चार्ट दिए ना, ये तुमने अगर कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। रीडिंग भी कर लोगे बुक से तो एक एक्स्ट्रा चीज निकल नहीं पाएगी, ठीक है। तो पेनल्टी हो गई, फिर हमारा शुरुआत पे इसलिए सेबी का भी एक बार और हो गया। अब आते हैं प्योरली किस पे, मिसलेनियस पे। अब इसके मिसलेनियस चीजें क्या है, इतनी मिसलेनियस है कि क्या ही बोले। सुनो, अब मिसलेनियस में क्या है, सबसे पहले बोलता है मिसलेनियस टॉपिक में सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस फाइनल होंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉर्म कर रहा है, सबको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, तो उसके डिसीजन तो फाइनल होंगे। लेकिन ये डिसीजन पॉलिसी रिलेटेड होना चाहिए, कोई पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन फाइनल होंगे। अब हम ये कौन डिसाइड करेगा कि ये डिसीजन पॉलिसी का है भी या नहीं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो उसने कोई अगर डिसीजन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो अगर ये डिसीजन पॉलिसी रिलेटेड है तो भी वही डिसाइड करेगी कि है भी कि नहीं पॉलिसी, और अगर उसने वो पॉलिसी वाला डिसीजन दिया तो वो फाइनल होता है। फैक्ट बेस्ड डिसीजन की बात नहीं करे, फैक्ट बदल गए तो डिसीजन बदल जाएगा, पर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो फाइनल रहता है। फिर बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेबी की पावर को सुपरसीड कर सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया किसको, बोर्ड,
अभी वही जो अपन बोर्ड कर रहे थे कि ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, बोर्ड को सुपरसीड किया। कब कर सकती है, सबसे पहले तो 6 महीने से ज्यादा सुपरसीड नहीं कर पाएगी। कब करेगी, दिख रहा है कि बोर्ड से अपना काम नहीं हो पा रहा, हटाओ इनको, हम संभालते हैं। दिख रहा है कि रेगुलरली गलती हो रही है इनसे, हटाओ हम संभालेंगे। या फिर इनसे जो डिफॉल्ट हो रहा है, फंक्शंस कर रहे हैं, फाइनेंशियली गड़बड़ चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस हो रहे, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे भाई बोर्ड तुम्हारे काम करने पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस हो रहे हैं हमको तुम्हारे काम करने पे। या फिर दिख रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में होगा कि इस बोर्ड को हटाना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट, इमरजेंसी में हटाओ, इनकी गलतियां दिख रही है हटाओ, इनसे लॉसेस हो रहे हैं तो हटाओ, या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में हटाओ। तुम अगर इनको हटाना चाहते हो 6 महीने से ज्यादा हटा नहीं सकते। इसका क्या ये मतलब है कि इस ये वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने हटाया तो 6 महीने के बाद इनको वापस लेना पड़ेगा? नहीं, लग रहा है कि सब कुछ सही था तो इनको क्या कर सकते हो, वापस से रीअपॉइंट कर सकते हो। पर लग रहा था ये तो कारण ही ये लोग थे, तो नए बोर्ड मेंबर्स क्या हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगा। आया समझ में? तो ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सुपरसीड कर सकता है सेबी की पावर को 6 महीने से ज्यादा नहीं, या तो इमरजेंसी या इनकी गलती, या तो लॉसेस या फिर पब्लिक का इंटरेस्ट। लॉस या तो फाइनेंशियल लॉस होगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस होगा। फिर इसके बाद पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, दिखा कि ये लोग यार, सपोज करो ये 3 में से एक बिल्कुल इनोसेंट था, रीअपॉइंट कर लो इसको, उसने रोक के नहीं रखा है, इनोसेंस भी तो प्रूफ होनी चाहिए। फिर बोलता है कि हर बार क्या काम कर रही है सेबी, कैसे काम कर रही है, हर एक रिपोर्ट कहाँ जानी चाहिए, पार्लियामेंट को। फिर रिटर्न फाइल करने होंगे, रिपोर्ट प्रीवियस ईयर की, हर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट किसको जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 90 दिन के अंदर क्या जानी चाहिए, रिपोर्ट किसको जानी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इस बार देखो भैया ये काम धंधा हुआ है। मतलब सेबी को क्या करना है, अपनी हर साल की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ईयर एंड से 90 दिन के अंदर देनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पावर ऑब्वियसली करके ही रखी, सेबी को डेलीगेट कर पावर, मतलब बहुत नॉर्मल है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी पावर सेबी को डेलीगेट कर सकता है। एग्जाम टाइम पे ना भी पढ़ो तो तुम्हें भी पता है कोई नुकसान नहीं है। कोई भी मेंबर, कोई भी ऑफिसर, कोई भी डायरेक्टर, चाहे सेबी का हो या सेट का, वो क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। सिंपल सी बात। कोई भी सूट, कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड या ऑफिसर या मेंबर, सीधी बात है कि ये हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हमारी जो बोर्ड थी, हमारे जो ऑफिसर थे, वो क्या कर रहे थे, गुड फेथ में काम कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल लॉ के अंदर काम किया, तो भाई उनके अगेंस्ट तुम कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। तुमको पनिशमेंट दे दी तो तुम बोल रहे इसने तो मेरे साथ गलत किया, मेरे को पनिशमेंट दी, मेरे को जेल भिजवा रहा है, तो भाई वो तो गुड फेथ में काम कर रहा था ना, तो यू कैन नॉट क्लेम अ सूट ऑन हिम। कोई भी गलती करी, कोई भी क्या किया, गलती की, वायलेशन किया, तो जेल हो सकती है। कितनी? 10 साल की जेल हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही होगी ही, पर मैक्सिमम जेल यहाँ पे कितनी होती है, सेबी में 10 साल। और मैक्सिमम फाइन कितना जाता है, अभी तुम करके ही तो आ रहे हो, 25 करोड़ मैक्सिमम फाइन है तुम्हारा। तो यहाँ पे अगर कोई ऑफेंस वायलेट किया है तो 25 करोड़ तक का फाइन जा सकता है, और जेल तुम 10 साल तक के लिए जा सकते हो। पेनल्टी अगर पे नहीं की तो वही पेनल्टी पे नहीं की तो कम से कम 1 महीने जेल भेजेंगे, भेजेंगे ही भेजेंगे। यहाँ पे तो हो सकता है 10 साल तक तुम जाओ और हो सकता है नहीं भी जाओ, पर अगर तुमने पेनल्टी पे नहीं की तो कम से कम 1 महीना तो जेल जाना ही पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकते हो, 10 साल तक जेल जा सकते हो। और फिर से वही पेनल्टी 25 करोड़। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस बिल्कुल यहाँ भी होता है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से ही बात बनेगी, वहां आप कंपाउंडिंग नहीं करेंगे। ऐसी जगह जहाँ इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन होना ही चाहिए, तो भैया तुमने बहुत घंघोर पाप करके रखे, तभी बोल रहे कि अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा, या फिर जेल के साथ हमको कुछ खिलाना भी पड़ेगा। तो ऐसी चीजें घनघोर पाप की होती, तो इसका कोई कंपाउंडिंग नहीं देंगे हम तुमको। तो किसका दोगे, जहां इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो। यहाँ हो सकता है या तो फाइन देके छूट जाओ, समझ रहे, ऑप्शन दिया है ना गवर्नमेंट ने, तो ऑप्शन जहां दिया है वहां कंपाउंडिंग भी चलेगी। फिर इनके पास, किसके पास पावर है, ग्रांट इम्यूनिटी देने की पावर है किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो।
ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड बोल रहा है कि सामने वाले ने क्या किया है, ठीक है गलती हुई है लेकिन पहली बार हुई है, और अभी प्रोसीडिंग भी इनिशिएट नहीं हुई उसके अगेंस्ट, प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट केस चालू नहीं हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर बोर्ड रिकमेंड करता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, सामने वाले की अभी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई है, इसको इम्यूनिटी दे दो। अब इम्यूनिटी कब दी जाएगी, जब गलती करने वाला खुद जाके बोल रहा है कि हाँ मैंने गलती की है, पश्चाताप बोलते ना जिसको, तो खुद जा रहा है, तो बोल रहा है ये पर्सन खुद वॉलंटरी सामने जाके बोल रहा है कि मुझसे गलती हुई है, तब और साथ ही साथ जब तक क्या नहीं हुई है, अभी तक प्रोसीडिंग भी उसके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं हुई, इट मींस ये खुद जाके बता रहा है मैंने गलती की, और अब तक तो डिपार्टमेंट को खबर भी नहीं थी, तो खबर नहीं थी तो प्रोसीडिंग कहाँ से इनिशिएट होगी उसके अगेंस्ट, या तो यहाँ पे सर्च वारंट निकल गया सपोज इसका, इसका मतलब प्रोसीडिंग चालू हो गई है, मतलब हमको पता चल चुका है, तुमने खुद से आके थोड़ी ना बताया हमको, तो बोलते हैं कि अगर ये खुद से आके बताता है तो क्या होगा, और प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगी तब जाके इसको इम्यूनिटी मिलेगी, लेकिन जहां प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है वहां इम्यूनिटी का सवाल ही नहीं है। चलो इसको इम्यूनिटी दे भी दी, ये आया बोला मैंने गलती की और फॉल्स डॉक्यूमेंट दे के बताया, बाद में पता चला ये तो फिर से झूठ बोल के चला गया, तो यहाँ पे उसकी इम्यूनिटी ऑब्वियसली क्या कर देंगे, विदड्रॉ कर देंगे। फिर आता है कि कोई भी सेट हो, सेबी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अभी हम सेट की बात कर बोलते हैं ये लोग कोई भी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस खुद से नहीं लेंगे, खुद से कोई केस सॉल्व नहीं करेंगे, किसी को तो अप्लाई करना पड़ेगा ना, सेट खुद से जाके नहीं बोलेगा कि रुक तेरा केस मैं सॉल्व करता हूँ, सेट को हमेशा किसी को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तो सेल्फ बेसिस पे कॉग्निजेंस नहीं होता है, हमेशा कोई पर्सन क्या करेगा, अप्लाई करेगा या टिक होगा, कोई अप्लाई करेगा तभी सेट क्या करेगा, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? चलो इसके बाद स्पेशल कोर्ट की बात, स्पेशल कोर्ट क्यों बना है सेबी में भी, स्पीडी ट्रायल के लिए, तुम देखना चाहे पामला देखोगे, कोई भी एक्ट देखोगे, फेमा देखोगे, जहां जहां स्पेशल कोर्ट है उसका रीजन एक ही है, स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस, जल्दी सही टाइम पे चीजें खत्म हो उसके लिए बनता है। इसके जज सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बताता है कि कौन होंगे, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, सेट के प्रिसीडिंग ऑफिसर वगैरह बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यहाँ पे हाई कोर्ट का जज, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग बताते कि भैया कौन होंगे जो यहाँ पे सेशन जज या तुम्हारे एडिशनल सेशन जज होंगे। हम कहीं पे ऐसा हो, ये भी स्टेट वाइज बनता है, एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है तो हम जाएंगे कहाँ, तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन देखो ना कि तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन का कौन सा कोर्ट है, और फिर भी कभी ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन हो तो फिर कौन बताएगा तुमको, हाई कोर्ट बताएगा कि कौन सा जज तुम्हारा स्पेशल कोर्ट कौन सा होगा एरिया वाइज, तो इन जनरल तो ज्यूरिसडिक्शन वाइज है, पर कहीं ऐसा हो सकता है कि दो जगहों के लिए ज्यूरिसडिक्शन समझ नहीं आ रहा, तो फिर हाई कोर्ट डिफाइन करता है कि तुम्हारे लिए कौन सा ज्यूरिसडिक्शन होता है। स्पेशल कोर्ट में जो होता है उसको प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसिक्यूटर वो होगा या तो जो वकील रह चुका हो, एडवोकेट हो 7 साल या उससे ज्यादा, या फिर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में काम किया हो, और वो काम ऐसा है जहां पे नॉलेज ऑफ लॉ की ही रिक्वायरमेंट थी। 7 साल या तो एडवोकेट रहा हो, सार्थक 7 साल क्या रहा हो, या तो एडवोकेट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में उसने 7 साल या उससे ज्यादा काम किया हो, लेकिन वो पोजीशन ऐसी थी कि वहां नॉलेज ऑफ लॉ ही चाहिए था, तो बात तो वही हो गई ना, यहाँ अपना लॉ का हुनर दिखा दिया, यहाँ पे भी तो तुम लॉ का हुनर ही दिखा रहे हो। तो इन शॉर्ट 7 साल अगर आप लॉ की प्रैक्टिस कर चुके हो, मैं ये बोल सकती हूँ, तब तुम स्पेशल कोर्ट में कौन बन सकते हो, प्रोसिक्यूटर बन सकते हो। अब एक चीज मैम आपने कहा था पेनाल्टी अगर पे नहीं की तो रिकवरी के लिए क्या करेंगे, रिकवरी के लिए आपका बैंक अकाउंट, वो नहीं होगा तो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी, वो नहीं हुआ तो रिसीवर, रिसीवर नहीं हुआ तो आपको ही क्या कर देंगे, जेल में भेज देंगे। याद आ रहा है? अब मेरा कहना ये है, इसको पता था कि भाई अपन तो फंसने वाले हैं, ये भाई साहब को पता था अपन फंसने वाले, इसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी, माइनर सन को,
किसको ट्रांसफर कर दी? सन की वाइफ को। अब सन मेजर हो गया तभी तो वाइफ आई है, ठीक है। तो माइनस सन, सन की वाइफ या फिर अपनी ही धर्मपत्नी, या फिर अगर किसने हस्बैंड वाइफ ने गुनाह किया तो वो हस्बैंड को दे रही है, या फिर सन के माइनर चाइल्ड को। डॉटर तो कहीं कवर ही नहीं भैया, क्योंकि माना जाता है दूसरे परिवार के, तो वहीं की वहीं क्या है, दूसरी जगह ही ट्रांसफर हुआ। तो बोलते हैं सन। सन का कौन? खुद सन जब वो छोटा था, ठीक है। फिर सन की शादी हुई, उसकी वाइफ। फिर सन का क्या हुआ? छोटा बेटा हुआ। सन 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 चल रहा है, और सिर्फ अपनी स्पाउस। इनको अगर ट्रांसफर किया तो नहीं मानेंगे कि ट्रांसफर हुआ है। रिकवरी के लिए इसका मतलब हम अभी भी अटैच कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। आईएफएससी में सिचुएटेड है। अगर तुम्हारी यूनिट, तुम्हारे बोर्ड की कोई पावर नहीं लगेगी, आईएफएस तुमको डीटी से पता होना चाहिए। आईएफएससी में लोकेटेड हर एक जोन के लिए कुछ भी नहीं, हर चीज में इन्होंने बेनिफिट दिया, क्योंकि नॉन रेसिडेंट से तो जितना पैसा मिल जाए उतना अच्छा। अब ये एक लास्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट, और तुम्हारा ये चैप्टर डन। यहाँ पे बोलते हैं कि सपोज मैम कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई, केस चालू हुआ स्पेशल कोर्ट में। जिसने केस चालू करवाया वो तो कहाँ चले गए? भगवान की मर्जी के अकॉर्डिंग चले गए। इनिशिएट हुई थी प्रोसीडिंग, भगवान की मर्जी के अकॉर्डिंग चले गए। अब क्या केस बंद? नहीं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर आपका है तो वो कंटिन्यू करेगा उस कोर्ट को, उस केस को। एक केस ये हुआ, मैम अभी तो इनिशिएट ही नहीं हुई प्रोसीडिंग, लेकिन गलत तो हुआ है। प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई और जिसके साथ गलत हुआ है उसकी डेथ हो गई, तब भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है? केस इनिशिएट कर सकता है। मैम इनिशिएट हुआ, केस खत्म हुआ, उसके बाद डिसीजन आने के बाद भाई साहब की डेथ हुई, तो रिकवरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव से होगी। अभी तो इतना समझ में आए। पहला, मैम अभी तो केस इनिशिएट ही नहीं हुआ, तब भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएट करवाएगा। मैम इनिशिएट होने के बाद हम चल बसे, तब भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू करेगा। मैम पूरा डिसीजन आ गया, तब भी रिकवरी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव से होगी, अगर तुम पे पेनाल्टी लगती है तो। अब यहाँ पे बोलते हैं लेकिन जब खुद स्वयं लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करवा रहा है? इनिशिएट करवा रहा है, तो पेनल्टी की रिकवरी उससे नहीं करोगे तुम। एक तो बेचारा आ रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं, मतलब क्या हुआ, जो चल दिया उनके साथ कुछ गलत हुआ था, तो उससे पेनल्टी की रिकवरी नहीं की जाती। बाकी चीजें उसको देना है दे लो, लेकिन पेनल्टी रिकवर नहीं होगी उससे। प्रॉफिट कुछ उसने अनड्यू कमाया, वो प्रॉफिट उससे वापस रखवा लो, पर उस पर पेनल्टी मत लगाओ। मैम इनिशिएट हो चुका था केस, फिर गए, कंटिन्यू तो करा किसने? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने। तो यहाँ पे भी पेनल्टीज पे मत लगाओ, क्योंकि भी डिसीजन आना बचा है ना। इसकी क्या गलती भाई, छोड़ दो इसको, ये इन्वॉल्व नहीं था, जो गया वो इन्वॉल्व था। पर मैम जहाँ पे डिसीजन आने के बाद डेथ हुई, तो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज थोड़ा ना करेंगे हम। अब डिसीजन आ गया, वो भाई साहब तब तक थे जब तक क्या था? डिसीजन आया था। इसका मतलब अब हम पेनल्टी से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन पेनल्टी रिकवर इसके प्रॉपर्टी से नहीं होगी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास है, डिजीज्ड की जितनी प्रॉपर्टी है उसी में से रिकवरी होगी। आया? तो दिस कंप्लीट्स योर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड 1992, और पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इसको चार्ट से ही करना है, और किसी से भी नहीं करना। टाइम वेस्ट होगा नहीं तो और कुछ नहीं होगा, ठीक है।